हेलो स्टूडेंट्स, लेट स्टार्ट मैथ्स मीटिंग विद एपी सर। हमारी एग्जाम बूस्टर सीरीज जो स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो 18 जून को अपना मैथ्स का पेपर देंगे बोर्ड का, इस सीरीज में हमने 3 लेक्चर कर लिए। आज इस 4th लेक्चर में मैं क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने लिखा हुआ है। 1 से 14 तक के क्वेश्चन पिछले 3 लेक्चर में मिल गए। उन क्वेश्चंस को समझा जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ हमने कंसेप्ट को भी समझने की कोशिश की। इस सीरीज का हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो सिर्फ इतना है कि जो पिछली जो सेशन में हमने जो कुछ पढ़ा है, जो लॉकडाउन की वजह से थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, उसे वापस से रिवाइज करना। ओके, तो ज्यादा टाइम खराब नहीं करते हुए क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने लिखा हुआ है जो कि डिटरमिनेंट से रिलेटेड है। क्वेश्चन देख पा रहे हैं, सिद्ध कीजिए कि प्रूव दैट दिस डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की होल पावर 3। ओके, ये क्वेश्चन आपको अपनी एनसीईआरटी की बुक में, राजस्थान बोर्ड की बुक में, दोनों में मिल जाएगा। बोर्ड एग्जाम 2013 में ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, तो ऐसे क्वेश्चन रिपीट भी होने की संभावना रहती है या इससे मिलते जुलते कंसेप्ट पर क्वेश्चन पूछा जाता है। पहले ये 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता था, आजकल इसे 3 नंबर का कर दिया गया। तो 3 नंबर के क्वेश्चन में हमें ज्यादा डिटेल नहीं लिख करके सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट बात करनी है। डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज हम बहुत अच्छे से जानते हैं, 1 बाय 1 उनको नंबर सहित याद किया है अपन ने। टोटल 10 प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है। आप देख पा रहे हैं कि यहां पर जो डिटरमिनेंट है उस डिटरमिनेंट को मैं लिख देता हूं, डेल्टा इज इक्वल टू 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां पर है 2ab और फिर है 2b और 2ab 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a माइनस 2b 2a और 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हमारे पास में डिटरमिनेंट है। तो ध्यान दीजिए, आप फोकस करेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट है आपके पास 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आरएचएस को भी देख लो थोड़ा सा, हमें चाहिए यहां पर प्लस बी स्क्वायर। अब माइनस बी स्क्वायर को प्लस बी स्क्वायर बनाना है, तो क्या मैं ये कहूंगा कि इसमें 2b स्क्वायर ऐड कर दो। 2b स्क्वायर ऐड करने से माइनस बी स्क्वायर क्या बन जाएगा, प्लस का बी स्क्वायर बन जाएगा। अब ये 2b स्क्वायर ऐसे ही तो ऐड कर नहीं सकते, कहां से लेके आएंगे? इसके लिए आप देखो थर्ड कॉलम को ध्यान से। थर्ड कॉलम में हमारे पास में माइनस 2b है, इसके जो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट है, संगत अवयव जो है थर्ड कॉलम में वो है माइनस 2b। अब माइनस 2b को अगर मैं b से मल्टीप्लाई कर दूं तो माइनस 2b स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है ये बात? माइनस 2b स्क्वायर को अगर इसमें से माइनस कर दिया जाए तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस 2b स्क्वायर हो जाएगा। मतलब आप सिर्फ इस एलिमेंट और इस एलिमेंट पर फोकस करें। बात समझ रहे? मतलब क्या करना है, जो आपका पहला ऑपरेशन यहां पर मैं यूज करूंगा वो ये यूज करूंगा, कॉलम 1 रिप्लेस्ड बाय कॉलम 1 माइनस बी टाइम कॉलम 3। कॉलम 3 के एलिमेंट को b से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस करना है, इससे ये बन जाएगा प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है? साथ ही साथ आप एक चीज और देखिए, बात आपको पहले से पता है कि 3 क्रॉस 3 का अगर डिटरमिनेंट है तो हम एक साथ 2 प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी में क्या यूज कर रहा हूं वो देखिएगा। आप फोकस कीजिए इस एलिमेंट पर, 1 माइनस से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पर। अब यहां पर फिर से बात हो रही है 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसे प्लस बनाना, मतलब माइनस ए स्क्वायर को प्लस ए स्क्वायर कैसे बनेगा, जब उसमें 2a स्क्वायर ऐड होगा। अब ये 2a स्क्वायर कहां से आएगा वो देखिए। आप इस एलिमेंट पर फोकस करेंगे, इसके जो संगत एलिमेंट है थर्ड कॉलम में 2a है, अगर इसको a से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 2a स्क्वायर बन जाएगा। लेकिन इस बार ये प्लस का 2a स्क्वायर बनेगा, इसमें ऐड करना है। पहले माइनस का 2b स्क्वायर बना था, उसको माइनस किया तब वो प्लस हुआ। यहां पर आप क्या करेंगे, सेकंड कॉलम, अच्छा सिर्फ इस एलिमेंट पर तो प्रॉपर्टी लग नहीं सकती, इस पूरे कॉलम पर लगेगी। पूरे कॉलम पर प्रॉपर्टी अप्लाई होगी तो क्या हो जाएगा, कॉलम 2 पर मैं प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहा हूं, कॉलम 2 इज रिप्लेस बाय कॉलम 2 प्लस a टाइम कॉलम 3। इस एलिमेंट के संगत अवयव को देखिए, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को, इसको a से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दो। ये दोनों प्रॉपर्टीज एक साथ अप्लाई करने पर आपका जो डिटरमिनेंट है
डेल्टा, वो क्या बन जाएगा देखिएगा। देखो कॉलम 1 को क्या करना है आपको, कॉलम 1 माइनस बी टाइम कॉलम 3। अब कॉलम 1 का एलिमेंट है 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर माइनस बी टाइम, और इसके संगत कॉलम सी का कॉलम 3 का एलिमेंट क्या है माइनस 2b। ओके, ऐसे यहां देखो 2ab है। अब इस पर तो अप्लाई कर दी हमने, लेकिन साथ साथ इन दोनों पर भी अप्लाई हो जाएगी। कैसे अप्लाई हो जाएगी, देखो 2ab है, इधर है 2a, इसको भी b से मल्टीप्लाई करो और माइनस करो, माइनस 2a, और किससे मल्टीप्लाई करके, b से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, इसके साथ ये इसके साथ में, तो ये इसके साथ में आ जाएगा। अब क्या है यहां पर 2b माइनस b से मल्टीप्लाई करो इसको, किसको, 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सारी बात क्लियर होगी। ये कॉलम 1 का काम हो गया। अब कॉलम 2 पर आ जाओ। कॉलम 2 का एलिमेंट लिख दो पहले तो 2ab 1 माइनस, इस तरीके से समझो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2a। अब हमें कॉलम 2 पर क्या करना है, प्लस करना है, प्लस कर दिया। किसको प्लस करना है, कॉलम 3 के एलिमेंट्स को a से मल्टीप्लाई करके। अब ये कॉलम 3 का एलिमेंट है इसके संगत, तो इसको a से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, a से मल्टीप्लाई करना है किसको, माइनस 2b। ठीक है, ऐसे इसको भी a से मल्टीप्लाई करना है, तो a से मल्टीप्लाई करना है किसको, 2a से, और इसमें ऐड कर देना है। इसको भी a से मल्टीप्लाई करना है किसको, 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसमें ऐड कर देना। कॉलम 3 पर हमने कोई प्रॉपर्टी नहीं लगाई है, तो कॉलम 3 एज इट इज कॉपी कर दो, माइनस 2b 2a और 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हमारा काम हो गया। इजी वे में समझ पा रहे हैं। अब इसके बाद में आगे बढ़ रहा हूं मैं। इसे सॉल्व करके लिख देता हूं मैं। इसे सॉल्व करके लिखूंगा, क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा, तो ये जो स्टेप है ये आप रफ में कैलकुलेट करके डायरेक्ट जो मैं यहां सॉल्यूशन लिख रहा हूं वो लिख सकते हैं। क्या है देखो, 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये देखो मैं यहां सॉल्व करके दिखा देता हूं। 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2b स्क्वायर, तो फाइनली क्या हो जाएगा ये 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है। अच्छा यहां देखो 2ab माइनस 2ab, तो ये हो गया 0। यहां देखिए ये है 2b माइनस b प्लस ए स्क्वायर बी, समझ पा रहे हैं, और माइनस माइनस प्लस बी क्यूब। अब देखो ये 2b माइनस बी क्या हो गया, प्लस का b हो गया, यहां से b कॉमन ले लिया तो क्या बचा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बात यह है, यहां पर क्या लिख देंगे अपन, b और 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस पर भी मैं ब्रैकेट लगा देता हूं ताकि अगली स्टेप में मैं ये कहूंगा कि कॉलम 3 में से ये फैक्टर कॉमन आ रहा है, सॉरी कॉलम 1 में से ये फैक्टर क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, क्योंकि यहां तो 0 आ गया। अच्छा आगे बढ़ो, इसकी कैलकुलेशन करते हैं अपन सेकंड कॉलम की। 2ab प्लस और माइनस 2ab, तो 2ab माइनस 2ab 0 हो गया। ओके, अच्छा ये क्या है देखो 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, तो ये प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और यहां देखिए कैलकुलेशन देखो माइनस 2a प्लस का a माइनस a क्यूब और माइनस ए बी स्क्वायर, ये माइनस का 2a प्लस का a मिलकर के क्या हो गया माइनस ए कॉमन ले लेते हैं तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बच जाएगा। तो ये लिख दिया मैंने माइनस ए कॉमन निकाल करके 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, अच्छा फिर उसके बाद में थर्ड कॉलम पर अभी तक हमने कोई प्रॉपर्टी यूज नहीं की है, उसको एज इट इज कॉपी कर दीजिए। ओके, अब बात आगे बढ़ती है। कॉलम 1 में क्या कॉमन आ रहा है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कॉलम 2 में क्या कॉमन आ रहा है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स में यही डिफरेंस होता है, मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट में कॉमन आए उसे हम बाहर निकालते हैं, और डिटरमिनेंट में किसी एक कॉलम या एक रो में अगर कोई एलिमेंट कॉमन आ रहा है तो उसे हम बाहर निकाल लेते हैं। तो यहां से आप क्या लिखेंगे कॉलम 1
एंड कॉलम 2 में से 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन लेते हैं। इंग्लिश में लिख देना, टेकिंग कॉमन 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फ्रॉम C1 एंड C2। ओके, अच्छा एक और चीज, ये जो आपने गुणधर्म लिखा है, प्रॉपर्टी लिखी है, इस प्रॉपर्टी को हम नंबर 6 पर पढ़ते हैं, ये P6 प्रॉपर्टी है, और कॉमन लेने वाली जो प्रॉपर्टी है उसे हम P4 प्रॉपर्टी बोलते हैं। आपकी राजस्थान बोर्ड की बुक में जो सीक्वेंस देखा मैं वही सीक्वेंस लिख रहा हूं। छठे नंबर प्रॉपर्टी ये है और फोर्थ प्रॉपर्टी ये है। ओके, अच्छा जी, जैसे ही ये कॉमन लेने की प्रोसेस हुई, अब बताइए डेल्टा इज इक्वल टू, देखो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दो जगह से कॉमन आया, तो मैं बाहर निकाल करके इसके ऊपर होल स्क्वायर लगा सकता हूं। अब अंदर क्या रह गया, यहां कुछ भी नहीं रहा, मतलब 1, यहां 0, यहां b, यहां पर 0, यहां 1 और यहां पर माइनस a, और यहां पर माइनस का 2b और यहां प्लस का 2a और 1 माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये हमारा काम यहां तक पहुंच गया। ओके, अच्छा, अब हमारा अगला टारगेट होता है कि किसी एक रो या एक कॉलम में हम दो एलिमेंट जीरो बनाते हैं। किसी एक रो या एक कॉलम में दो एलिमेंट जीरो बना देते हैं और एक को बना देते हैं एक, मतलब एक एलिमेंट को तो 1 और बाकी दो एलिमेंट को 0। तो ये टारगेट लेकर के अगर आप चलते हैं, आप साथ साथ नोट करते चले, ठीक है। तो चलिए मैं ये नीचे वाला पार्ट मिटा रहा हूं, आप अच्छे से नोट कर लीजिए इसको। ये स्टेप हमें एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, अगर आप समझ पाते हैं तो प्रॉपर्टी के तुरंत बाद में ये स्टेप लिख सकते हैं। ओके, अच्छा, अब आप देखिएगा यहां पर आकर के आप क्या नोटिस कर रहे हैं कि 1 माइनस ए स्क्वायर है और माइनस का बी स्क्वायर है, ठीक है। ऊपर हमारे पास में 2a, अगर इस 2a को मैं a से मल्टीप्लाई कर दूं तो 2a स्क्वायर बन जाएगा, मतलब इसे a से मल्टीप्लाई करके इसमें क्या करना, आपको ऐड करना। बात क्लियर? अच्छा, इसको इसमें ऐड करोगे तो इसको इसमें ऐड करना पड़ेगा, इसको इसमें ऐड करना पड़ेगा। क्लियर है मेरी बात? अच्छा, साथ ही साथ एक और काम साथ ही कर देता हूं मैं कि ऊपर है माइनस 2b, अब इस माइनस 2b को मैं b से मल्टीप्लाई कर दूं तो माइनस 2b स्क्वायर बन जाएगा, इसे मैं माइनस करूं ताकि ये क्या बन जाए, प्लस बन जाए। और जैसे वो प्लस बनेगा तो ये क्या हो गया, 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, तो ये प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि हमें अभी भी एक पावर और चाहिए 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की। क्लियर, समझ पा रहे हैं? तो अब ये काम हम करेंगे, क्या करेंगे, इधर तो प्लस करना है a से मल्टीप्लाई करके, और इस साइड में क्या करना है, माइनस करना है b से मल्टीप्लाई करके। लेकिन ध्यान रखें, इस बार ऊपर वाला नीचे में ऐड हो रहा है या माइनस हो रहा है, इसका मतलब रो के हिसाब से आपके पास में प्रॉपर्टीज अप्लाई होगी। तो ध्यान देंगे, प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहा हूं मैं R3 पर। ध्यान दे, अगर इस एलिमेंट पर ऊपर से प्रॉपर्टी लगानी है, इसका मतलब इस पूरी रो के ऊपर प्रॉपर्टी लगेगी। R3 पर प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहा हूं, क्या, R3 प्लस AR2, A से मल्टीप्लाई करके तो इसको तो ऐड करना है, और माइनस BR1, ठीक है। ये प्रॉपर्टी जैसे ही मैं अप्लाई करूंगा, अब मेरे पास में डेल्टा है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर। अब ऐड करो, फर्स्ट रो एक बार एज इट इज लिख दो, 1 0 और माइनस 2b। सेकेंड रो भी एज इट इज लिख दो, 0 1 और 2a। अब क्या करूंगा, इसको तो मल्टीप्लाई करूंगा a से और ऐड करूंगा, और इसको मल्टीप्लाई करूंगा b से और माइनस करूंगा, तो ये देखो क्या हो जाएगा, इसको b से मल्टीप्लाई किया b और इसको 0 से मल्टीप्लाई किया 0 हो गया। समझ रहे हो कि नहीं? तो ये b जो है वो इसमें से माइनस होगा, ये वाला तो माइनस होना है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर हो रही बात? अच्छा, ऐसे ही यहां पर देखो, इसको तो करना है मल्टीप्लाई किससे, b से और माइनस करना है, और इसको मल्टीप्लाई करना है a से और ऐड करना है। अब ये a ऐड हो जाएगा तो ये 0 बन जाएगा, और ऊपर वाला 0 है ही पहले से। और यहां पर क्या हो जाएगा, इसको a से मल्टीप्लाई करेंगे 2a स्क्वायर ऐड करेंगे तो प्लस का a स्क्वायर,
माइनस करेंगे इसको बी से मल्टीप्लाई करके तो प्लस का बी, तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये प्रॉपर्टी भी आपने कौन सी यूज की है, P6। अब फिर से एक लाइन, क्या R3 में से 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं आप? ओके, तो जैसे ही आप कॉमन लेंगे, अभी मिटा रहा हूं मैं, साथ साथ नोट करते चले। अब हमारी स्टेप कहां पहुंच गई, डेल्टा इज इक्वल टू 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की होल पावर 3 हो गई। कैसे, ऑलरेडी 2 पावर थी और एक और आ गया कॉमन। अब रिमेनिंग जो आपका डिटरमिनेंट है वो क्या बचा, देखो 1 0 0 0 1 0 और माइनस का 2b 2a और यहां पर भी 1 रह गया। अब देखिए, फर्स्ट कॉलम को देखो या थर्ड रो को देखो, दोनों ही जगह पर दोनों ही में आपको 2 जीरो मिल रहे हैं। अगर किसी एक रो या एक कॉलम में 2 जीरो मिल जाए तो सीधा सा तरीका देखिए, इसको पूरा राउंड करो, इसके रो को और इसके कॉलम को हटा दो, ठीक है, और इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, देखो 1 माइनस 0, मतलब ये क्या हो गया, फाइनली ये पूरी की पूरी डिटरमिनेंट है वो 1 हो गई। तो हमारे पास में डेल्टा क्या रह गया, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की होल पावर 3 इंटू 1 लिखने की जरूरत नहीं है, यही आपको प्रूव करना था। ओके, तो चलिए फिर से एक बार इस चीज को देख लीजिए। हाँ तो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने लिखा हुआ है। ओके, बहुत ही केयरफुली क्वेश्चन को पढ़िए, वेक्टर से रिलेटेड है, सीबीएसई में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, राजस्थान बोर्ड में भी पूछा गया था इस टाइप का क्वेश्चन, वहां पर कुछ डेटा चेंज थे और ऐसी प्रॉब्लम आपको फेस करने को मिल सकती है। ध्यान से पढ़िए, एक वेक्टर है ए वेक्टर 3i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप, बी वेक्टर है 4i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप एंड सी वेक्टर है 2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। ये 3 वेक्टर आपको दिए हुए हैं। ओके, एक वेक्टर डी वेक्टर हमें ज्ञात करना है, फाइंड ए वेक्टर डी वेक्टर जो कि विच इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, जो सदिश ए तथा बी दोनों के क्या है, परपेंडिकुलर लंबवत है, और सी वेक्टर डॉट डी वेक्टर इज इक्वल टू 1, सी डॉट डी जो है वो किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। बात समझ रहे हैं? तो मैं इस पूरी प्रोसेस को आपको एक डायग्राम से समझाता हूं कि हमारे पास में मान लो ये तो है ए वेक्टर, ठीक है, मैं लिख देता हूं पूरा वेक्टर, ये तो है ए वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप, ये तो आपका ए वेक्टर है, ठीक। अच्छा जी, बी वेक्टर मान लो कि यहां से ऐसे कुछ जा रहा होगा, मैं एक रफ डायग्राम बना रहा हूं, बी वेक्टर ये आपके पास में 4i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप, ये आपका बी वेक्टर। अब आपका जो वेक्टर डी वेक्टर वो क्या है, दोनों के परपेंडिकुलर है। अब मान लो ये ए और बी है, इन दोनों के परपेंडिकुलर या तो आपकी तरफ होगा या फिर अंदर की ओर होगा। मैं यहां पर ये 3D के अंदर है, मैं 2D में इस डी वेक्टर को इस प्रकार से बना देता हूं कि ये आपका डी वेक्टर। आप इस लाइन को बोर्ड में मत समझो, आप ये समझो कि ये जो लाइन है ये आपकी ओर निकल करके आ रही है ऐसे, ये आपका डी वेक्टर है, ठीक है। अच्छा जी, डी वेक्टर है वो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर है, बात समझिए पूरी। डी वेक्टर ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये हुआ दो वेक्टर्स के परपेंडिकुलर जो वेक्टर होता है वो कैसे आता है, क्रॉस प्रोडक्ट से आता है। दो वेक्टर्स को क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो जो रिजल्ट आता है वो दोनों के परपेंडिकुलर आता है। मतलब जो डी वेक्टर है वो ए क्रॉस बी से आएगा, मैं ये तो नहीं कह रहा कि ए क्रॉस बी ही आएगा, ए क्रॉस बी से आएगा। तो डी वेक्टर जो है, मैं इतनी सी बात तो कह सकता हूं कि डी वेक्टर इज पैरेलल टू
ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। मैं ये नहीं कह रहा कि डी वेक्टर जो है वो ए क्रॉस बी से जो वेक्टर आए वही है। हो सकता है कि ए क्रॉस बी से वेक्टर आए तो वो तो ये है और आपका डी वेक्टर यहां पर है, ऐसा पॉसिबल है। दोनों पैरेलल जरूर है, क्योंकि इन्हीं वेक्टर्स को अगर आगे बढ़ा दिया जाए तो देखिएगा डी जो है वो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर है। ओके, तो डी वेक्टर जो है वो है ए क्रॉस बी के पैरेलल। ए क्रॉस बी के पैरेलल है, इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि डी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा ऑफ ए क्रॉस बी। ये हमारी कंडीशन होती है कि दो वेक्टर अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर सॉरी पैरेलल है, समांतर है। ध्यान दीजिए, मैं ये नहीं कह रहा कि ए के समांतर है या बी के समांतर, नहीं, मैं क्या कह रहा हूं कि डी वेक्टर इज पैरेलल टू ए क्रॉस बी। ये है ए, ये है बी, दोनों के परपेंडिकुलर जो वेक्टर है वो है डी वेक्टर। मान लो ये डी वेक्टर है, मैं ये नहीं कह रहा कि यही है, हो सकता है ये हो, ठीक है। अब ए और बी का क्रॉस करने पर एक वेक्टर यहां आएगा। दो वेक्टर्स को क्रॉस करते हैं तो जो रिजल्ट आता है वो दोनों के परपेंडिकुलर होता है, दोनों के लंबवत होता है। दोनों के लंबवत वेक्टर ये आ गया और आपका वेक्टर डी वेक्टर ये है। तो क्या डी वेक्टर और ए क्रॉस बी से जो रिजल्ट मिलेगा वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल आ गए। और दो पैरेलल वेक्टर्स की कंडीशन होती है कि ए वेक्टर अगर बी वेक्टर के पैरेलल है, मैं ये कहूंगा मान लो पी वेक्टर और क्यू वेक्टर अगर पैरेलल हैं तो कंडीशन ये होती है पी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा क्यू वेक्टर। हमें लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है, ये हमारे लिए अननोन है। ओके, तो पहली बात तो डी वेक्टर की कैलकुलेशन हम कैसे कर सकते हैं कि डी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम ए क्रॉस बी। तो क्या मैं यहां ये कह दूं कि डी वेक्टर इज इक्वल, पहले लैंग्वेज लिख देंगे पूरी क्योंकि क्वेश्चन 3 नंबर का होगा और 3 नंबर के क्वेश्चन में आपको लैंग्वेज लिखनी है। लैंग्वेज में क्या लिखेंगे, ए वेक्टर इज इक्वल टू दिस, बी वेक्टर इज इक्वल टू दिस, सी वेक्टर इज इक्वल टू दिस, गिवन दैट। ओके, और फिर डी की कंडीशन लिखेंगे कि डी वेक्टर जो है वो ए तथा बी दोनों, हालांकि अभी तक हमने ये कंसेप्ट यूज ही नहीं किया, देखो ये कंसेप्ट अभी भी हमारे पास में है। ओके, मैं सिर्फ बात कर रहा हूं यहां तक की। यहां हम कह रहे हैं कि डी वेक्टर ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर है। फिर नीचे लाइन लिखेंगे दिस इंप्लाइज डी वेक्टर इज पैरेलल टू ए क्रॉस बी। ओके, या साथ में आप ये डायग्राम भी बना देंगे, बना दिया। अब आप मैं पूछूं आपसे कि डी वेक्टर जो है वो है लैम्डा टाइम ए क्रॉस बी। अब ए क्रॉस बी कैसे कैलकुलेट करोगे आप, डिटरमिनेंट बना के, सारणिक बना के। कैसे होता है, आई कैप, जे कैप और के कैप। फिर पहले ए लिखा है तो ए के कंपोनेंट लिख दो। ए के कंपोनेंट क्या है, 3 माइनस 1 2, घटक ए के 3 माइनस 1 और 2। फिर बी के कंपोनेंट क्या है, 4 माइनस 2 और 3। क्लियर। अब यहां से मैं आपसे कहूं कि डी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा। अब ये कैसे होता है, देखो आई कैप के साथ में क्या आता है, आई की रो को और आई के कॉलम को छोड़ दो। डिटरमिनेंट सॉल्व करना इतना जानते हैं अपन। ये आगे जो 11th 12th मूविंग स्टूडेंट है वो थोड़ा सा सोच रहे हैं कि जो पिछला जो लेक्चर मैंने मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट का किया था उसमें डिटरमिनेंट सॉल्व करने का एक डायरेक्ट मेथड बताया था कि इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इससे मल्टीप्लाई कर दो, फिर इसको इस तीनों से फिर माइनस कर दो। वो मेथड होता है जिसको हम सारूस फॉर्मूला बोलते हैं, ठीक है। और अभी हम वो अप्लाई नहीं कर रहे हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं, आई के कंपोनेंट लिखने हैं। तो आई की रो को और आई के कॉलम को छोड़ दो। तो आई की रो को और आई के कॉलम को छोड़ने पर इनको मल्टीप्लाई करना आपस में, तो कितना हो जाएगा बताओ, -3, ध्यान देना, -3 माइनस -4, तो -3 माइनस -4 तो +4 हो गया, -3 + 4 प्लस का 1 हो गया, मतलब आई कैप आ जाएगा। फिर जे में ऑलरेडी माइनस का साइन होता है, ये चीज दिमाग में रखें। डिटरमिनेंट में प्लस माइनस प्लस ऐसे चलता है। जे में माइनस का साइन होता है, जे के रो को और जे के कॉलम को छोड़ देते हैं। अब बताओ 9 - 8, 9 में से 8 माइनस हुए, 1 बच गया, तो माइनस जे कैप। और फिर के की रो को के के कॉलम को छोड़ देते हैं, फिर इनको मल्टीप्लाई करो, -6 प्लस का 4, तो माइनस का 2 बच गया, -2 के कैप। हो सकता है छोटी मोटी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाए, आप उसको सुधार कर लेंगे, ठीक है। अब हमारे पास में बताओ डी वेक्टर क्या आ गया, डी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा आई कैप माइनस लैम्डा जे कैप माइनस 2 लैम्डा के कैप। ध्यान दें अभी हमारे पास में फाइनल आंसर नहीं आया है क्योंकि लैम्डा अभी भी अननोन है। ओके, और लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए
हमें एक कंडीशन दे रखी है और वो कंडीशन क्या है, सी वेक्टर डॉट डी वेक्टर। अब मैं वो कंडीशन अप्लाई कर रहा हूं ना, सी वेक्टर डॉट डी वेक्टर इज इक्वल टू 1, ये आपको गिवन है। अब देखो डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, मैंने यहां से सी वेक्टर को हटा दिया, सी के जो कंपोनेंट है वो मैं लिख देता हूं। सी वेक्टर आपको दे रखा था 2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, ओके। डॉट डी वेक्टर क्या आ गया आपके पास में, लैम्डा i कैप माइनस लैम्डा j कैप और माइनस 2 लैम्डा k कैप और इक्वल टू 1, ठीक है। यहां से आप डॉट प्रोडक्ट सॉल्व करेंगे। डॉट प्रोडक्ट कैसे सॉल्व किया जाता है, आई वाले कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई कर दो, जे वालों को, के वालों को। 2 किससे मल्टीप्लाई होगा, लैम्डा से, तो 2 लैम्डा। 1 माइनस लैम्डा तो माइनस लैम्डा, और 1 माइनस 2 लैम्डा तो माइनस का 2 लैम्डा इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास में हो गया, देखो 2 लैम्डा से 2 लैम्डा कैंसिल आउट, तो लैम्डा इज इक्वल टू -1। और जैसे ही लैम्डा की वैल्यू आ गई, अब आप बताइए डी वेक्टर क्या हो गया। लैम्डा की जगह -1 पुट करना है, तो माइनस आई कैप प्लस का जे कैप और प्लस का 2k कैप, ये आपका फाइनल आंसर, ओके। तो इस प्रकार से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। बात क्लियर हो गई। तो ये भी ध्यान रखें कि वेक्टर के क्वेश्चन में लैंग्वेज समझ करके हमें आगे बढ़ना है। सबसे पहली लाइन थी ए बी सी दिए हुए हैं, उसके दूसरी लाइन थी कि डी वेक्टर जो है वो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर है। दोनों के परपेंडिकुलर नाम आते ही दिमाग में क्रॉस प्रोडक्ट आ जाना चाहिए कि दो वेक्टर के परपेंडिकुलर वेक्टर फाइंड करना है, इसका मतलब हमें दोनों को क्रॉस करना है। क्रॉस कैसे करते हैं, डिटरमिनेंट बना के, ठीक है। और आपका जो वेक्टर है वो दोनों के क्रॉस, मैं ये नहीं कहूंगा कि दोनों का क्रॉस ही है, हो सकता है दोनों के क्रॉस के पैरेलल हो, ठीक है। तो फिर आप क्या करेंगे, जैसे दोनों का क्रॉस किया वहां से जो आप लैम्डा के फॉर्मेट में आंसर लिखेंगे, क्योंकि डी वेक्टर और ए क्रॉस बी आपके पैरेलल हैं, तो ये आपने लिख दिया डी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा ए क्रॉस बी। इसको सॉल्व कर लिया, डी आ गया, लेकिन लैम्डा अननोन है। लैम्डा की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको एक कंडीशन दे रखी है, उस कंडीशन को अप्लाई करके लैम्डा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ओके। लैंग्वेज लिख करके अच्छे से इसको सॉल्व करेंगे, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओके। चलिए जी, नोट कर लीजिए। हाँ तो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने लिखा हुआ है, डिफरेंशिएशन, जहां से 6 नंबर का बड़ा क्वेश्चन, और अब तक यही देखा गया है कि इसी टाइप के क्वेश्चन आपको मिलते हैं, ठीक है। आपको देखने में ये क्वेश्चन बहुत आसान सा लग रहा होगा, हैवी बट थोड़ा सा लेंथी जरूर है, ठीक है। तो समझेंगे इसको। यदि x की पावर y प्लस y की पावर x इज इक्वल टू 1, इफ x टू द पावर y प्लस y टू द पावर x इज इक्वल टू 1, देन फाइंड dy बाई dx, ओके। किसी भी बुक में आप देखेंगे ऐसा क्वेश्चन आपको मिल ही जाएगा, ओके। चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे ही आप ये देखते हैं कि हमें जो दे रखा है वो है x टू द पावर y प्लस y टू द पावर x इज इक्वल टू 1। अब स्टूडेंट क्या करते हैं गलती कि x की पावर y का डिफरेंशिएशन लिख देते हैं, y आगे आ गया, x की पावर y माइनस 1। आप यहां गलत हो जाएंगे, क्योंकि वो फॉर्मूला होता है x की पावर n का, x की पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है, n आगे आ जाता है x की पावर n माइनस 1। यहां n जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। वेरिएबल पर अगर कांस्टेंट पावर आ जाती है, जैसे y की पावर 3 आ गया, तो आप 3y की पावर 2 लिख सकते हैं, और x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो dy बाई dx और लिख सकते हैं साथ में। लेकिन अगर y की पावर x आ गया और आप ऐसे लिखने लग गए x y की पावर x माइनस 1, तो यहीं पर आप गलत हो जाएंगे, ठीक है। तो पहले ये चीज क्लियर कर देता हूं। तो फिर क्या करें, फिर दूसरी गलती क्या होती है, इतनी बात दिमाग में आ जाती है जो मैं अपन सीखते हैं कि किसी वेरिएबल की पावर में भी वेरिएबल आ जाए, फंक्शन की पावर भी फंक्शन, ऐसे केस में लॉग लेते हैं। और गलती ये करते हैं कि हम लॉग ले लेते हैं, लॉग x की पावर y प्लस लॉग y की पावर x इज इक्वल टू log 1, और यहीं पर हम खत्म हो जाता है क्वेश्चन।
0 नंबर आपको मिल जाएगा। कारण ये है क्योंकि लोग, तो मैं ये नहीं कह रहा कि लोग नहीं लेंगे, लोग लेंगे, लेकिन याद रखें लोग कभी भी इस प्रकार से नहीं लिया जाता कि 2 नंबर है m और n प्लस में। अगर m और n मल्टीप्लाई में होते m इंटू n तब लोग लेते और इसको लिखते log m प्लस log n। अगर यही क्वेश्चन होता है यहां प्लस न रखते सिर्फ मल्टीप्लाई किया हुआ होता तो आप डायरेक्ट log लेते और फिर इसमें ऐसे लिख देते प्लस। अगर ये ऐसे होता x की पावर y इंटू y की पावर x इज इक्वल टू 1 तब आप log लेते दोनों जगह पर और log x की पावर y इंटू y की पावर x इज इक्वल टू 1 लिखते, सॉरी log 1 लिखते। और अगली log की प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर बीच में मल्टीप्लाई हो रहा है तो आप क्या करते हैं log x की पावर y प्लस log y की पावर x लिख देते और इक्वल टू log 1 की वैल्यू 0 होती है, आप ऐसे लिख देते। लेकिन अभी हम डायरेक्ट, क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई नहीं है, बीच में क्या है प्लस है, तो हम log नहीं लेंगे। इससे पहली स्टेप क्या होगी वो देखिएगा। स्टेप ये होगी जो मैं यहां लिख रहा हूं कि हम पुट करेंगे x की पावर y इज इक्वल टू u, नया नाम देंगे एंड y की पावर x इज इक्वल टू v। ठीक है, और जैसे इनको u और v ले लेंगे तो ये हमारे पास में हो गया u प्लस v इज इक्वल टू 1। ठीक है, और अब हम डिफरेंशिएशन करेंगे, अवकलन करेंगे तो लिखेंगे du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। 1 का डेरिवेटिव क्या होता है 0। इतना काम खत्म। अब 2 पॉइंट बनाएंगे अलग अलग। नंबर 1, u किसे माना है आपने x की पावर y को। अब आप log लेंगे दोनों साइड, तो log u इज इक्वल टू log x टू द पावर y। ये हो गया log u इज इक्वल टू, log की प्रॉपर्टी देखो पावर होती है वो आगे आ जाती है, y log x। अब डिफरेंशिएशन करो। डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे देखो, log का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन x, यहां पर log u है तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन u, फिर u का क्या हो जाएगा du बाई डी एक्स इक्वल टू, यहां पर u इंटू v का फॉर्मूला लगेगा। डिफरेंशिएशन में u इंटू v का क्या फॉर्मूला होता है फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन x प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा dy बाई dx। ओके, यहां से du बाई dx जो है वो हमें क्या मिल गया, ये u नीचे है ऊपर चला जाएगा u, ये हो गया y अपॉन x प्लस log x इंटू dy बाई dx। ठीक है, अब du बाई dx इज इक्वल टू, ध्यान देना ये u यहां पर आया, u की वैल्यू वापस रिप्लेस कर दो, u क्या है x की पावर y। ओके, अब इस x की पावर y को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, देखो तो x की पावर y इंटू y अपॉन x ऐसे लिखा हुआ, क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, देखो नीचे भी x है ऊपर x की पावर y, तो x की पावर y माइनस 1 इंटू y, नीचे x की पावर 1 है ऊपर x की पावर y है। ठीक है, प्लस अब ये x की पावर y इधर भी मल्टीप्लाई होगा तो x की पावर y log x और dy बाई dx। ये किसकी वैल्यू आ गई अपने पास में du बाई dx की वैल्यू। ओके, इसी प्रकार से दोबारा नंबर 2 पॉइंट बनाएंगे और कैलकुलेशन करेंगे किसकी, v इज इक्वल टू y की पावर x। v किसके इक्वल है देखो y की पावर x, तो मैं कुछ स्टेप छोड़ करके डायरेक्टली देखिए log लेंगे तो ये इधर हो जाएगा log v इज इक्वल टू पावर आगे आ जाएगी x log y। ओके, अब डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा देखो log v का 1 अपॉन v dv बाई dx इक्वल टू फर्स्ट एज इट इज मतलब x एज इट इज, log y का क्या हो जाएगा 1 अपॉन y, ये तो log का हुआ, फिर y का क्या हो जाएगा dy बाई dx प्लस log y एज इट इज और x का x के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 1। बात समझ पा रहे हैं, यहां से
डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये v इधर जाएगा, v x अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस लॉग y। v की जो वैल्यू है वो क्या है अपने पास में, उधर देखिए y की पावर x, तो ये लिखा y की पावर x। ये y की पावर x जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, x y की पावर 1 कम हो जाएगी क्या, तो ये हो जाएगा x y की पावर x माइनस 1। और यहां log y है, इस log y से भी तो मल्टीप्लाई होगा वो कौन, y की पावर x। ठीक है, ये हमारे पास में आ गया dv बाई dx की वैल्यू। इतनी कैलकुलेशन आप अच्छे से नोट कर लीजिए। अब आप वापस जो फर्स्ट बॉक्स बना के आए थे उस बॉक्स पर बढ़ जाओ। पहले बॉक्स में हमने क्या लिखा था, du बाई dx, तो du बाई dx की जगह लिख दो x की पावर y माइनस 1 इंटू में y प्लस x की पावर y इंटू में log x और dy बाई dx। ये आपने du बाई dx की वैल्यू लिख दी, फिर प्लस dv बाई dx की ये वैल्यू लिख दो, क्या x y की पावर x माइनस 1 dy बाई dx प्लस y की पावर x और log y इज इक्वल टू 0। यहां से आगे बढ़ते हैं, dy बाई dx दो जगह पर है, एक तो यहां है और एक यहां पर है। इन दोनों जगह से मैं dy बाई dx कॉमन ले लेता हूं, तो dy बाई dx को जैसे ही आप कॉमन ले लेते हैं क्या बचेगा आपके पास में, x की पावर y log x प्लस x y की पावर x माइनस 1। ठीक है, अच्छा ये जो दो स्टेप बच गए इनको उस साइड में भेज दो, तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएंगे उधर जाके, माइनस x की पावर y माइनस 1 इंटू वाई प्लस, मैं दोनों को एक साथ माइनस लगा देता हूं, उधर भेज दिया, y की पावर x से log y। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना था, dy बाई dx। तो अब बताइए फाइनली हमारे पास में dy बाई dx क्या हो गया, माइनस x की पावर y माइनस 1 इंटू वाई प्लस y की पावर x log y अपॉन x की पावर y log x प्लस x y की पावर x माइनस 1। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, तो 6 नंबर के लिए ऐसा क्वेश्चन होता है आपके सामने। क्लियर है, तो ध्यानपूर्वक साथ साथ नोट किया होगा, उसे एक बार फिर से रीड कर लीजिए ताकि हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाएं। हाँ तो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने लिखा हुआ है, सिद्ध कीजिए कि प्रूव दैट दिस इक्वल टू दिस। ये हमारे राजस्थान बोर्ड की बुक में एज ए स्टैंडर्ड फॉर्मूला दिया हुआ है। ओके, लेकिन इसका प्रूफ बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर के लिए पूछा जा सकता है। ठीक है, और ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपने लिए, क्योंकि छोटे क्वेश्चन में 3 नंबर का क्वेश्चन अगर आता है तो उसमें हम डायरेक्ट भी अप्लाई करते हैं इसको। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत में हमारे पास में जो इंटीग्रल है, बात तो समझ गए होंगे, डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो मैंने क्या किया, i इज इक्वल टू ले लिया 0 से पाई बाई 2 log sin x। इट मींस वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ i। हमें i का मान ज्ञात करना है और जो कि ये आना चाहिए। ओके, इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 दे के छोड़ देता हूं। ओके, और अब मैं आपके सामने एक प्रॉपर्टी लिख रहा हूं जिसका नाम है P4 प्रॉपर्टी। और P4 प्रॉपर्टी क्या होती है, 0 से a f ऑफ x dx। अगर आपके सामने कोई इंटीग्रल है तो इसे हम 0 से a f ऑफ a माइनस x dx लिख सकते हैं। और जैसे ही आप ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे आपका i जो है वो क्या बन जाएगा, 0 से a, लिमिट तो वही रहती है। साइन अक्स की जगह पर हम क्या लिख देंगे, इस अक्स को रिप्लेस कर देंगे a माइनस एक्स, मतलब पाई बाई 2 माइनस एक्स।
और साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा होता है, तो ये बन जाएगा log cos x। तो यहां से एक बात और क्लियर होती है कि 0 से π/2 log sin x हो, चाहे 0 से π/2 log cos x हो, इंटीग्रल जो है वो सेम होता है। ये भी आई, ये आई के इक्वल हमने माना था, ये भी आई के इक्वल ही आ गया आफ्टर अप्लाइंग प्रॉपर्टी 4। ओके, अच्छा जी। तो बात अब ये आती है कि जैसे ये दो इक्वेशन आती हैं, हमारी अगली स्टेप क्या होती है? अगली स्टेप है इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर दो। ऐड करेंगे तो क्या होगा, i और i को ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 2i। लिमिट दोनों की सेम है 0 से π/2, तो दोनों इंटीग्रेशन मर्ज हो जाएंगे तो बन जाएगा log sin x प्लस log cos x। दोनों इंटीग्रल्स को हमने ऐड कर दिया। ओके, अच्छा जी। जैसे ही आपने ऐड किया, अब log की प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी। देखो पहले तो ये क्या आ जाएगा, इधर चला जाएगा 1/2, या एक बार चल ले तो इसको 2i इज इक्वल टू 0 से π/2 log। यहां आकर के क्या आप ऐसे लिख सकते हो, ये बन गया sin x इंटू cos x। कैसे? log की प्रॉपर्टी है log m प्लस log n इज इक्वल टू log m इंटू n। अब एक चीज देखो, मैं यहां पर एक फॉर्मूला लिख रहा हूं, sin 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x cos x। ठीक है, तो ये दो जब नीचे भेज दूं मैं, तो sin x cos x मेरे पास के में क्या मिला, sin 2x अपॉन 2 मिल गया। हाँ या नहीं? तो क्या हम इसे 2i इज इक्वल टू 0 से π/2 log sin 2x अपॉन 2 लिख देते हैं। अच्छा जी, जैसे ये लिखा तुरंत आपके दिमाग में आएगी फिर से log की प्रॉपर्टी कि log sin 2x माइनस log 2 लिख सकता हूं क्या इसको मैं? log की प्रॉपर्टी ये क्या होती है, log m अपॉन n हो तो log m माइनस n। क्लियर? और जैसे ही यहां तक पहुंच गए, अब देखो अभी 2i चल रहा है, देखिए ध्यान से 2i इज इक्वल टू, साथ साथ नोट करते चले, 0 से π/2 log sin 2x dx माइनस, ये log 2 जो है वो एक कांस्टेंट है, इसे मैंने इंटीग्रेशन से बाहर लिख दिया, तो log 2 के साथ में कौन बचा, dx, सिर्फ dx, और लिमिट 0 से π/2। अच्छा, इसके बारे में पता है अपने को, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, π/2 हो जाएगी। ओके, 0 से a लिमिट हो और सिर्फ dx हो तो x हो जाता है, फिर अपर लिमिट a माइनस 0 तो सिर्फ π/2 हो जाएगी। अच्छा जी, अब यहां पर हमारे पास में जो रिजल्ट मिला वो अब यहां पहुंच गए अपन, 0 से π/2 log sin 2x dx माइनस π/2 log 2, यहां तक हम पहुंच चुके हैं। ओके, अब देखो यहां से आगे बढ़ने की प्रोसेस क्या है। प्रोसेस ये है कि हमने P4 प्रॉपर्टी अप्लाई कर ली। ओके, प्रॉपर्टी P4 अप्लाई करने के बाद में भी हम किसी रिजल्ट तक नहीं पहुंचे, क्योंकि अभी भी देखो log साइन पहले x था, 2x आ गए। तो यहां आकर के मैं एक काम कर लेता हूं, और ये काम क्या किया जा रहा है, ध्यान देना, पुट 2x इज इक्वल टू t। क्या मैं ये कह सकता हूं x इज इक्वल टू t/2? क्या ये भी बोला जा सकता है क्या dx इज इक्वल टू dt/2? कोई कंफ्यूजन नहीं है, बात क्लियर है? लेकिन एक और काम होता है, जब आप डेफिनेट इंटीग्रेशन में कोई सब्स्टिट्यूशन लेते हैं तो लिमिट चेंज होती है। व्हेन x इज इक्वल टू 0 देन t इज इक्वल टू 2 इंटू 0। देखो t इज इक्वल टू 2x है तो 2 इंटू 0 यानी 0 आ गया। और व्हेन x इज इक्वल टू π/2 देन t इज इक्वल टू 2 इंटू π/2। 2 से 2 कैंसिल आउट, क्या रह गया, पाई।
ओके, अच्छा जी। अब आप इन सब्स्टिट्यूशंस को यूज करते हुए आप देखिए कैसे पहुंच, जीरो वाली लिमिट तो जीरो ही रहेगी, पाई बाय 2 वाली लिमिट बन गई पाई, और ये हो गया log sin t, ठीक है। और dx जो है उसको लिख दिया dt बाई 2, तो मैं dt और बाई 2 को मैं यहां लिख देता हूं 1/2, क्लियर। अच्छा जी, माइनस पाई बाई 2 log 2, ये अब साथ साथ चलता रहेगा, यहां तक पहुंच गए। तुरंत बाद में आपने क्या किया, 1/2, डेफिनेट इंटीग्रेशन में t वगैरह कुछ भी आ जाए तो आप वापस उसको अक्स में लेके आ जाओ, क्योंकि हमारी एक प्रॉपर्टी है, सबसे पहली प्रॉपर्टी जिसको हम P0 प्रॉपर्टी कहते हैं, और वो क्या होती है वो मैं यहां लिख देता हूं। P0 प्रॉपर्टी कहती है कि अगर आपकी लिमिट कुछ भी हो, a से b हो, 0 से a हो, f of x dx है, तो आप लिमिट को वो की वो रखो, x की जगह पर t पुट कर सकते हो या t की जगह पर x पुट कर सकते हो। ये प्रॉपर्टी यूज कर ली, वापस x में आ गया। अब वापस x में आते ही अब आप अगर P4 प्रॉपर्टी अप्लाई करने की सोच रहे हैं यहां पर आकर के, कि देखो 0 से a लिमिट नजर आ गई, मतलब आपका इंटीग्रेशन ये है 0 से पाई log sin x, और आपने P4 के बारे में चर्चा की, तो जैसे ही यहां पर आए तो साइन पाई माइनस एक्स हो जाएगा कि a माइनस एक्स, और साइन पाई माइनस एक्स साइन 180 माइनस थीटा, वापस साइन थीटा हो जाएगा। मतलब अगर मैं इसको I1 मानूं तो यही वापस I1 बन जाएगा, I1 इज इक्वल टू I1, इससे कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। तो ऐसे केस में हमारे पास में एक और प्रॉपर्टी होती है, और वो क्या होती है देखिएगा, 0 से 1/2, 0 से ये पाई लिखा हुआ है, इसको मैं वापस 0 से ऐसे कर देता हूं 2 इंटू पाई बाई 2, और माइनस पाई बाई 2 log 2, ये एज इट इज है आपके पास। यहां आकर के आपको क्या करना होता है, 0 से 2a लिमिट होती है तो ये 2 आगे आ जाता है। ध्यान रखिए ये तभी अप्लाई होती है ये प्रॉपर्टी जब आपकी P4 प्रॉपर्टी खारिज हो जाती है। हमने नाम भी दिया है, अगर आप पिछले लेक्चर्स देखना इंटीग्रेशन वाले, P4 प्रॉपर्टी को हमने किंग प्रॉपर्टी नाम दिया, और इसे हमने P6 नाम दिया है जिसे क्वीन प्रॉपर्टी कहते हैं, कि P6 प्रॉपर्टी जब निष्कर्ष न निकले तो P4 से कोई निष्कर्ष न निकले तो आप P6 अप्लाई करो। और अप्लाई कैसे होती है, वो 0 से 2a होता है तो 2 आगे आ जाता है, वो 2 इस 2 को कैंसिल कर देगा, कर दिया। अब आप देखिए 0 से पाई बाई 2 log sin x dx, मतलब जहां चले थे वहां अब आप वापस आके खड़े हो गए, हाँ या नहीं। और अगर ऐसा है तो इसका मतलब आपका 2i जो है वो ये वापस देखो क्या, देखो ये 2 तो कैंसिल हो गया, 0 से पाई बाई 2 log sin x dx, जहां चले थे जहां से वहीं पर वापस आ गए, तो वापस इसको क्या लिख दो, i लिख दो, ये log 2। अब देखो ये i इधर आएगा तो 2i पाई बाई 2, मैं एक काम कर रहा हूं, ये जो माइनस है ना इसको यहां भेज देता हूं, क्योंकि log में पावर होती है वो आगे आती है, तो ये यहां जाएगा तो 2 की पावर माइनस 1, 2 की पावर माइनस 1 को आप क्या लिख सकते हो 1/2, ये i इधर आया तो i 2i माइनस i बन गया, ये आपका RHS साइड आ गई, LHS को i माना था, ये RHS तक आप पहुंच गए, ठीक है। तो ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है एग्जाम में, CBSE वगैरह में, राजस्थान बोर्ड में डायरेक्ट तो ये नहीं पूछा गया अभी 3-4 साल में, लेकिन इस क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन, इस फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जा चुके हैं। मैं एक क्वेश्चन आपके सामने लिख रहा हूं, ये सब नोट कर सकते हैं आप इजीली, ओके। क्वेश्चन आपके सामने ये है, और बहुत ही स्पीडली आपको सोल्व करना है। 0 से पाई log 1 प्लस cos x हो और आपसे कहे कि इसकी वैल्यू बताओ, या फिर 0 से पाई log 1 माइनस cos x हो, तो इस स्थिति में हम क्या करते हैं देखिएगा, 0 से पाई log 1 प्लस cos x आ जाए तो इसको लिख दो 2 cos स्क्वायर x बाई, और 1 माइनस cos आ जाए, मैं साथ ही लेके चलता हूं, 1 माइनस cos x dx आ जाए तो इसे आप लिख दो
टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। ठीक है, अच्छा जी, इसकी अगली स्टेप में आप लॉग की प्रॉपर्टी यूज कर लो, 0 से पाई। देखो ये ऐसे लिख सकते हैं अपन, log 2 प्लस 2 log cos x बाई टू। क्या हुआ, पहले ये m ये n में पावर भी है तो पावर आगे आ गई, log m इंटू एन, log m प्लस log n, फिर ये पावर भी आगे आ गई। पहले तो इसको ऐसे लिखा हमने और फिर पावर को भी आगे लिया। इधर वाला क्या हो जाएगा, 0 से पाई log 2 प्लस 2 log साइन x बाई टू। ठीक है, अच्छा जी, i इज इक्वल टू, यहां पर आकर के आप देखिएगा मैं इंटीग्रेशन को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देता हूं। log 2 अलग, सिर्फ dx बचा, log 2 के साथ में dx। ठीक है, 0 से पाई प्लस ये 2 जो है इसको बाहर निकाला, 0 से पाई log cos x बाई टू dx। ठीक है, ये वाला क्या हो जाएगा, log 2 dx 0 से पाई प्लस 2 को बाहर निकाला, 0 से पाई log 2 साइन x बाई टू। साथ साथ चल रहे हैं दोनों क्वेश्चन। ठीक है, अब आप देखिएगा इसका तो आंसर डायरेक्टली क्या लिख देंगे अपन, 0 से पाई dx है तो पाई लिख सकते हैं, बात क्लियर है। और log 2 है इधर, तो ये हो गया i इज इक्वल टू पाई log 2, ओके, प्लस 2 इंटीग्रेशन 0 से पाई log cos x बाई टू dx। और इधर वाला क्या है, i इज इक्वल टू, फिर से देखो dx 0 से पाई तो पाई हो गया, और ये log 2 है तो पाई log 2 प्लस 2 0 से पाई log साइन x बाई टू। ठीक, अब यहां आकर के आप क्या करोगे, x बाई टू को t मानोगे, x बाई टू को t जैसे ही माना तो x इज इक्वल टू 2t हो गया क्या, और dx इज इक्वल टू 2dt। क्लियर, अच्छा जी, तो ये हो गया i इज इक्वल टू पाई log 2 प्लस, देखो dx की जगह 2dt आएगा तो ये हो जाएगा 4 और 0 से पाई, सॉरी लिमिट बाद में लिखेंगे, log cos t dt। देखो dx की जगह मैंने 2dt लिखा तो ये आ गया। अच्छा जी, एक बात बताओ, जैसे ही x बाई टू को t मानोगे लिमिट भी चेंज होगी क्या, तो x की जगह पर 0 पुट करोगे तो 0 बाई टू 0, पाई पुट करोगे तो हो जाएगा पाई बाई टू। क्लियर, अच्छा आगे ये वाला क्या हो जाएगा, i इज इक्वल टू पाई log 2 प्लस 2, फिर से यहां देखो dx की जगह वो सेम काम 2dt तो ये हो जाएगा 4dt, और log sin t हो गया ये, और लिमिट वो 0 से पाई बाई टू बन जाएगी। अब हमारी प्रॉपर्टी p0 यूज आ जाएगी, जैसे t आया उस t को वापस रिप्लेस कर देंगे किससे, x से। अब हम जो अभी क्वेश्चन सोल्व किया था उसके अकॉर्डिंग बताओ, 0 से पाई बाई टू log cos x dx या 0 से पाई बाई टू log sin x dx ये किसके इक्वल आते हैं, देखो ये हो गया पाई log 2 प्लस 4, ये आते हैं माइनस पाई बाई टू log 2 के। ठीक है, ये भी क्या आ गया, पाई log 2 प्लस 4 और माइनस पाई बाई टू log 2 के इक्वल आते हैं। यहां से देखो ये दो बार सेम आ गए क्या बताओ, तो ये कितना हो गया, i इज इक्वल टू पाई log 2 माइनस 2 पाई log 2, तो माइनस का पाई log 2 आपका आंसर आ गया दोनों जगह से। इसे आप पाई log 1 बाई 2 भी लिख सकते हैं, बात समझ रहे हैं। तो ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 2 बार पूछा जा चुका है, log 1 प्लस cos x 0 से पाई। ठीक है, तो समझ करके इसे भी करेंगे। हाँ 6 नंबर का क्वेश्चन आ जाए तो यहां तक का काम हो जाएगा, उसके बाद में 0 से पाई बाई टू log cos x, 0 से पाई बाई टू log sin x, इसे आप पूरा सॉल्व करके दिखाएंगे। मतलब काफी लेंदी हो जाएगा लेकिन हमें करना ही पड़ेगा, 6 नंबर की बात है। ओके, चलिए समझ करके एक बार फिर से रिपीट कर लो।
हाँ तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने लिखा, मैंने इस क्वेश्चन को पूरा नहीं लिखा, ठीक है, मैं सिर्फ यहां एक चीज बात लिखूंगा, सॉल्व यानी हल कीजिए, और दिस पहले समझना है ये है क्या, दिस इज ए डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकलन समीकरण। क्या होती है डेफिनेशन कि एक इक्वेशन मतलब जिसमें एलएचएस होती है आरएचएस होती है, ठीक है, इसे प्रूव नहीं करना है कि प्रूव दैट दिस इक्वल टू 0, नहीं, ये है सॉल्व, इसे सॉल्व करना है, अपने को हल करना है। एक ऐसी इक्वेशन जिसमें अक्स होता है यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, स्वतंत्र चर होता है, y होता है यानी डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और साथ ही साथ उसका डेरिवेटिव भी होता है, ऐसी इक्वेशन को हम डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। ओके, एक फंक्शन दे रखा है, उससे डिफरेंशियल इक्वेशन बनती कैसे है, जैसे आपको दे दिया y इक्वल टू साइन एक्स, या दे दिया x साइन एक्स दे दिया, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, फर्स्ट x एज इट इज साइन का cos x प्लस साइन x एज इट इज और x का 1 हो गया, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। समझ रहे हो, मतलब किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करने से डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ये तो बेसिक कंसेप्ट है जो हमें पता होता है। अब बात आती है कि हमारे पास में 3 टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, वेरिएबल सेपरेबल चर पृथक्करण, होमोजीनियस समघात, और लीनियर यानी रैखिक। ये कौन सी है, देखते ही बताओ, साफ साफ पता चल रहा है। देखो यहां पर x की पावर है, इस देखो कितने पद है, टोटल 3 पद है, 1 2 3, यहां पर x की कितनी पावर है 1, y की 1 प्लस 1 2, यहां पर सिर्फ अकेला y है और उस पर पावर 2 है, यहां सिर्फ अकेला x है और उस पर पावर 2 है। तो जितने भी टर्म्स हैं उन सभी टर्म्स में, जितने भी पद हैं उन सभी पदों में x और y की घातों का योग जो है, सम ऑफ पावर्स सेम है। इसका मतलब ये समघात होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। सॉल्व करने की प्रोसेस भी हम जानते हैं। सबसे पहले तो इसे स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखो, और वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। देखो मैंने क्या किया, इसको इधर ले गया, तो 2xy प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर dy बाई dx। ओके, अब मैंने क्या किया, dy बाई dx की वैल्यू कैलकुलेट कर, यहां से इसको नीचे ले आया, तो 2x स्क्वायर जब इसमें डिवाइड होगा 2xy डिवाइड बाई 2x स्क्वायर, तो 2 से 2 कैंसिल, x की एक पावर कैंसिल, तो y अपॉन x आ गया, प्लस ये जब इधर आएगा तो ये आ जाएगा y स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर, तो मैं इसको लिख देता हूं 1/2 y अपॉन x का होल स्क्वायर। हम जानते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन में या तो x अपॉन y बनता है या y अपॉन x बनता है, और जैसे ही ये बन जाता है इसके तुरंत बाद में हमारा काम क्या होता है, पुट करते हैं y अपॉन x इज इक्वल टू v, t नहीं पुट करके यहाँ पर v पुट करते हैं, ठीक है। या फिर आप क्या ये कह सकते हैं y इज इक्वल टू x v, ओके। अच्छा जी, या vx बोल दो, एक ही बात हो। और जैसे ये काम किया dy बाई dx क्या आ गया बताओ, v एज इट इज, पहला एज इट इज, दूसरे का dy बाई dx डिफरेंशिएशन कर रहा हूं मैं, v एज इट इज x का 1 प्लस x एज इट इज, ये क्या हो गया dv बाई dx, ओके। और जैसे ही ये रिप्लेसमेंट यहां पर कर देता हूं, dy बाई dx की जगह पर मैं लिख दिया v प्लस x dv बाई dx इज इक्वल टू v प्लस 1/2 v स्क्वायर, यहां से v कैंसिल आउट, ठीक है। अब आता है यहां पर वेरिएबल सेपरेशन, चर पृथक्करण। होमोजीनियस में भी वेरिएबल सेपरेशन कैसे होता है, v वाले सब एक जगह कर दो, मतलब dv अपॉन ये v स्क्वायर नीचे आ जाएगा इक्वल टू 1/2, ये dx यहाँ नीचे है ऊपर चला जाएगा, और ये x मल्टीप्लाई में ये यहाँ आ जाएगा। अब दोनों साइड इंटीग्रेशन, तो ये हो गया 1 अपॉन v स्क्वायर dv, और 1/2 बाहर 1 अपॉन x dx, ठीक है। यहां से 1 अपॉन x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, -1 अपॉन x, तो 1 अपॉन v स्क्वायर का क्या हो जाएगा, -1 अपॉन v इक्वल टू 1/2, और 1 अपॉन x का क्या हो जाएगा, log x प्लस c। अब बस काम क्या है, v की वैल्यू पुट कर देनी। v की वैल्यू क्या लिखेंगे आप, y अपॉन x, तो ये हो जाएगा -x अपॉन y हो जाएगा, कैसे पलट जाएगा, इक्वल टू
1/2 log mod ऑफ x प्लस सी। क्या करें, सबको उधर ले जाएं और उससे पहले एक काम करते हैं, y से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो माइनस एक्स इज इक्वल टू y/2। अच्छा एक काम कर रहा हूं मैं, y भी है नीचे 2 भी है, तो 2y से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो माइनस का 2x होगा इक्वल टू y log mod ऑफ x और प्लस cy। अब आपके दिमाग में क्या आएगा कि 2cy लिखना चाहिए था, हम नहीं लिखते हैं 2cy। ध्यान रखें, c जो होता है वो कांस्टेंट होता है, और वो भी कांस्टेंट कैसा होता है, आर्बिट्री कांस्टेंट होता है, अपनी इच्छा से माना गया कांस्टेंट, समझ रहे हैं। और उस आर्बिट्री कांस्टेंट को किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करो या कांस्टेंट से डिवाइड करो तो आपको नहीं लिखना है, क्योंकि c हमारी इच्छा से मानना था, मैंने c न मान करके c/2 मान लिया, बोलो मर्जी है अपनी। तो जैसे c/2 लिया, अब आप सोच सकते हो कि c आ गया। ओके, अब आप क्या करो, पूरी इक्वेशन को फिर से लिखो, इसको उधर ले जाओ, तो 2x प्लस cy प्लस y log mod of x equal to 0। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये है दी गई अवकल समीकरण का अभिष्ट व्यापक हल है। इसका नाम जो दिया जाता है वो क्या जाता है, जनरल सॉल्यूशन, व्यापक हल। क्यों, क्योंकि इसमें c मौजूद है। अगर c की भी वैल्यू दे दी जाएगी, c आपको ऐसे लेना है वैसे लेना, जो भी आपको कंडीशन दे दी जाए, तो उस केस के अंदर c की वैल्यू यहां पुट कर देते हैं और वो बन जाता है आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन, विशिष्ट हल बन जाता है। ठीक है, चलिए जी, ये हमारे 20 क्वेश्चन हो गए। इस सीक्वेंस में बीच में एक क्वेश्चन रह गया और वो क्वेश्चन मैं आपको सोल्व नहीं कराऊंगा, आपको करना है। आई थिंक शायद क्वेश्चन नंबर 15 रह गया इसमें बीच में, 14 के बाद में सीधा ही मैंने वो ले लिया। आपकी नंबरिंग हो जाएगी, टोटल 20 क्वेश्चन हो जाएंगे। वो 1 प्लस कोस एक्स और 1 माइनस कोस एक्स को आपको क्वेश्चन में काउंट नहीं करना, वो उसी में आ गए। एक क्वेश्चन आप खुद सोल्व करेंगे, x tan इनवर्स x dx, इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, अच्छा जी, बात ये आती है कि ये जो क्वेश्चन आप सोल्व करेंगे सिर्फ यही नहीं, x tan इनवर्स x को सोल्व करके देखो, x sin इनवर्स x को सोल्व करके देखो, x cos इनवर्स x को सोल्व करके देखो, x sec इनवर्स x cosec इनवर्स, x log x को सोल्व करके देखो, x e की पावर x को सोल्व करके देखो, x sin x को सोल्व करके देखो। मतलब साथ में कोई x के साथ में कोई सा भी जनरल फंक्शन लेकर के उसको सोल्व करके देखिए। इस टाइप का u into v आइलेट वाला फॉर्मूला लग करके ये क्वेश्चन होता है और इसकी कैलकुलेशन आपको करनी आनी चाहिए, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन जनरली 3 नंबर के लिए 2 नंबर के लिए पूछा जाता है। ओके, तो आज के इस लेक्चर में इतना ही रहेगा। ठीक है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से लेक्चर कंटिन्यू नहीं हो पा रहे, कल लेक्चर नहीं आ पाया, कोई बात नहीं, आज का लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया। डेली कोशिश करेंगे 5-7 क्वेश्चन डेली का ये लेक्चर एग्जाम बूस्टर नाम से, और लगभग 15 तारीख तक ये चलता रहे अपना, फिर 2-3 दिन आप अपने हिसाब से रिवीजन करके और बढ़िया तरीके से पेपर दें। 18 जून को हमारा जो टारगेट है 100/100 का, उसको जरूर हासिल करें। ओके, अभी के लिए हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें ताकि नया वीडियो तुरंत मिल जाए आपको। ओके, थैंक यू।